भाई दिस स्टैंडर्ड कंटेन्स छोटे छोटे सवाल, तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी सुस्ती नहीं करनी इसमें। अच्छा जी, ये कौन सा सवाल है? पेज नंबर हमारे 180 के ऊपर ये सवाल है जी, पेज 180 किताब का। ऑन 20 जनवरी 2022 यू वेंट टू जलाल सन्स की बेकरी एंड ordered a fish burger, fries and bottle. These items are normally sold at following prices. फिश बर्गर अकेला 400 का मिल रहा है, फ्राइज अकेले 100 रुपए के मिल रहे हैं और बॉटल अकेली 80 की मिल रही है। लेकिन उन्होंने एक प्रोमोशनल स्कीम लगाई थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको ये चीजें 580 की नहीं बेची, 580 की बजाय 450 की बेच दी। अब 100% वही काम करना है जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है पिछले सेशन में या इस सेशन में, जो सेल्स टैक्स के सवालों में करते थे। आपने इनपुट को सेल के ऊपर अपोर्शन करते होते थे, तो इसको इनपुट टाइप चीज समझ लें, इसको सेल्स समझ लें। बहरहाल मुख्तलिफ टीचर से पढ़ा होता है इसलिए हम वो बात नहीं करते, हम सादा बात कर लेते हैं। मुझे बताएं व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस? ये नया लफ्ज़ है लेकिन ढूंढ के दें अगर आपको मिल रही है। हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी प्राइस को ढूंढ के दें। फॉर व्हाट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस? नया लफ्ज़, व्हाट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस? स्टैंड अलोन, अगर अकेला लेंगे तो ये महंगा मिलेगा। स्टैंड अलोन, इसको फेयर वैल्यूज भी कहते हैं लोग वैसे, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड कहते हैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अब आपने डिस्काउंट एलोकेट नहीं करना, हम डिस्काउंट नहीं निकाला करेंगे। डिस्काउंट मुझे पता है 580 वाली चीज आपने 450 की बेच दी है, तो डिस्काउंट नहीं निकालना, बस आपने 450 से जनरल एंट्री करनी है सेल की। लेकिन कैश तो डेबिट कर लेंगे 450, क्रेडिट ये करेंगे तो आउट हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि कैलकुलेशन कर लें अपोर्शनमेंट वाली। अगर आप लोगों को आती है, बचपन में शायद आप लोगों ने सीखी हो कहीं अपोर्शनमेंट वर्किंग। आप मुझे बताएं स्टैंड अलोन प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस। जिन्होंने हमारे से टैक्स पढ़ा है उनको याद है टैक्सेबल सेल, जीरो रेट सेल, एग्जाम्प्ट सेल। उसी तरह यहां सेल लिखें, बर्गर, फ्राइज और बॉटल। बड़ा जबरदस्त स्टैंडर्ड है, लेकिन साथ साथ करना पड़ेगा वरना टफ टाइम दे सकता है। लीज की तरह के बड़े सवाल नहीं होते, उससे आधे लेवल के समझ ले होते हैं। 400, 180। नहीं 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 नहीं, टोटल नहीं करना, अभी टोटल नहीं करना। ये डाटा आपको सवाल में गिवन होगा। अगर ये डाटा आप सवाल से ना ढूंढ सके तो आपने सवाल पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती की है। तो ये डाटा आपको सवाल में गिवन हुआ करेगा, लिख लें। ये चीजें आपको सवाल में गिवन हुआ करेंगी, बाकी फिर अगली कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अब आप करा दें टोटल 5। डिस्काउंट बताएं कितने का डिस्काउंट? 130 का, लेकिन ये 130 का डिस्काउंट हमने नहीं निकाला करना पेपर में। IFRS 15 कहते हैं कि सेल बुक करो ट्रांजैक्शन प्राइस पे, फेयर वैल्यू पे नहीं। अब कैलकुलेशन बताएं कैसे करते थे? 450 अगर पड़ा है, 580 वाला है तो, लेकिन ऐसे बेशक ना कीजिएगा, ब्रैकेट में कैलकुलेटर पे कर दीजिएगा, ये कैलकुलेशन शो नहीं करनी जरूरी।
450 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, हाँ बैलेंसिंग निकाल लें, बाकी बैलेंसिंग टाइम से 62। कल भी कोई एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई थी, पता नहीं 31 दिसंबर है तो सेल कर रहे हैं हम, ये चीजें इतने की बेच रहे हैं। तो इस वजह से दुकानदार को चाहिए कि सेल किस पे बुक करे, डिस्काउंटेड प्राइस पे। बिफोर डिस्काउंट प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट 4। अच्छा, एहतियात के दर्जे में आपने घर में सिक्के की पेंसिल से अब इसको काट दिया करना है ताकि एरर का चांस ही ना रहे। अब एंट्रीज कर दें, कैश डेबिट, सेल बर्गर, सेल फ्राइज और सेल बॉटल। तो दुनिया वाले कहते हैं कि डिस्काउंट को खर्चों में ना लेके जाओ, सेल ही नेट ऑफ डिस्काउंट बुक करो। ये थीम है स्टैंडर्ड की, वरना डिस्काउंट P&L में जाना था, डिस्काउंट नहीं P&L में जाएगा। सेल ही कितने पे बुक होगी, 450। ओके चलें जी, ये स्टैंडर्ड कहते हैं आपने मॉडल लगाने 5 स्टेप मॉडल। 5 स्टेप मॉडल, 5 स्टेप मॉडल में अभी अपनी किताब से कंपेयर ना करें, सब लिखा हुआ है उधर। पहला सवाल ये हुआ करेगा कि आर यू सेलिंग, यानी आप बेच भी रहे हैं। इसका मतलब है हम आइडेंटिफाई किया करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है। व्हाट आर यू सेलिंग, वो 3 चीजें थी, बर्गर, बॉटल और फ्राइज। एट व्हाट प्राइस, एक्सेलेंट, 450, 450। एट व्हाट प्राइस, 450। प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट अलग अलग निकाल के वो डिस्काउंटेड वाली आया करेगी इधर। कब बेचा, ताकि रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, कब बेचा। इसका नाम स्टैंडर्ड ने रखा है, ये तो हमने सादा नाम रखे थे ना, इसका नाम स्टैंडर्ड ने रखा है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। आइडेंटिफाई द सेपरेट वादे। कितने वादे थे हमारे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। कितनी परफॉर्मेंसेस की हैं, 3। स्टेप 3, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, कितनी थी, 450। प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस, नाउ दिस इज एलोकेटेड। और स्टेप 5, रिकॉर्ड द रेवेन्यू। When entity satisfies the performance, when का गुड्स के लिए यूज होगा और एज का सर्विसेज के लिए यूज होगा, वो पढ़ लेंगे आने वाले दिनों में। तो when का लफ्ज यूज होगा जब गुड्स बेच रहे होंगे, एज का लफ्ज यूज होगा जब सर्विसेज। सर्विसेज इकट्ठी नहीं दी जाती हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता दी जाती हैं। तो ये देख लें आपकी किताब में किसी और तरीके से बनी हुई है, दोनों चीजें मिल गई हैं, दोनों चीजें टेक कर लें किताब में, ये 2 डब्बे टेक कर लें। पेज कौन सा है, 180, 180। इधर आ रहे हैं IFRS 15, 180।
ये लिखा हुआ था किताब में। चलिए हम इसे याद करें। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस, determine the transaction, allocate the, record the revenue as and when the performance obligation is satisfied. Okay. यूफोन का मर्जर हो रहा है टेलीनॉर से, सुना है? हो गया है। अच्छा, यूफोन ने आप लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे आपने 50-50% शेयर खरीदे थे दोनों के और आपको पता नहीं चला कि क्यों नहीं लेना, सानू की यार साडा फोन चलता रहा, इन चीजों में टेंशन है। अच्छा, फोन और ऑन नेट कॉल्स जैसे बर्गर और फ्राइज थे। ऑन यकम अगस्त 22 यूफोन अनाउंस्ड अ न्यू प्रमोशनल पैकेज। किताब में क्वेश्चन नंबर कौन सा बन रहा है? ये 2। यूफोन अनाउंस्ड अ प्रमोशनल पैकेज फॉर इट्स कस्टमर्स। द पैकेज कंप्राइज ऑफ अ मोबाइल फोन एंड 1 फुल ईयर अनलिमिटेड ऑन नेट कॉल। 1 साल की कॉल्स अनलिमिटेड और मोबाइल। पैकेज प्राइस इज 30,000 का मतलब बताएं जरा। पैकेज प्राइस इज 30, ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी हमारी डील 30,000 पे हुई है फॉर 1 ईयर, पेएबल एट द स्टार्ट ऑफ। पैसे कब देने हैं? मोबाइल फोन में से 25,000 के बाजार में अगर अकेला बिके और अगर कोई मोबाइल किसी और का ले आए और हमारे से ऑननेट कॉल्स कर ले तो फिर हम उसे 1100 रुपए लेते हैं पर मंथ। और पैकेज कितने अरसे के? फुल ईयर्स। जनरल एंट्रीज आपने करनी है 31 दिसंबर 22 को के साल की। एज्यूमिंग पैकेज इज सोल्ड ऑन टू सरासिफ ऑन यकम अगस्त 22। चलें जी, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। वो तो है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस। बताएं जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ऑन नेट कॉल्स फॉर 1 ईयर, ऑन नेट कॉल्स फॉर 1 ईयर। आसान बातें नहीं। स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, determine the transaction price, allocate the based on their standalone selling price। चलें अभी सब्र कर जाए। अब डिस्काउंट के बगैर अगर मैं बेचूं अलग-अलग तो मोबाइल कितने का? 25,000। ये ना मंथली है और कॉन्ट्रैक्ट में ना हम जो है वो पूरे साल का लेंगे रेवेन्यू, ठीक है? तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में पर मंथ का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे साल का हुआ ना। तो 1 महीने की कॉल्स की मार्केट वैल्यू क्या है? 1100 और 12 महीने की 13,200। तो ये 3 फिगर्स 4 फिगर्स मैंने आपको बताया था सवाल में गिवन होंगी। अगर हमें नहीं मिल रही तो वो हमारा मसला है, सवाल वाले का मसला नहीं है। अब सवाल सॉल्व करना शुरू कर दें। 38,200। तो डिस्काउंट है 8,200 का, लेकिन वो डिस्काउंट को कुछ नहीं करना। 30,000 डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग,
अब बता दें आज मोबाइल का रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है 19, और आज सर्विसेज का रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है। भाई ये रिकॉर्ड नहीं करना, एक लफ्ज में बोलने लगा हूं, ये रेवेन्यू आपने बना के रख लिया है। रिकॉर्ड तो डिपेंड करेगा स्टेप 5 पे, जब आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करेंगे, यानी जब आप काम करके देंगे। कॉलेज वाले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तब सेटिस्फाई करते हैं जब आप पैसे दें, वो आपको बुक दे दें। ऑपरेशन जो डॉक्टर करता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई तब करता है जब आपको ऑपरेशन करके दे दे। कॉलेज वाले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फाई करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते हैं। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है या ये रेवेन्यू बना के रख लिया है? अब सवाल बताएगा कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है। ये रेवेन्यू हमने बना के रख लिया इसको फौरन रिकॉर्ड नहीं करना। 30,000 जनरल एंट्रीज करनी है आपने 1 अगस्त की तारीख की और 31 दिसंबर 22 की। मुझे बताएं मोबाइल फोन कब डिलीवर हुआ? बताएं 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 बताएं। पैकेज कब सेल हुआ है? 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त को मोबाइल सेल हो तो मोबाइल गुड्स हैं या सर्विसेज हैं? ये कब डिलीवर हुई? तो एक लफ्ज हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। तो मोबाइल का कंट्रोल किस दिन ट्रांसफर हुआ? 1 अगस्त को। लेकिन पैसे सारे इकट्ठे आ गए हैं। अब एंट्री सोचें। नहीं, सेल का लफ्ज बस वैसे ही यूज किया था, रेवेन्यू यूज किया करेंगे। रेवेन्यू मोबाइल, अब इसका नाम चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रखें चाहे एडवांस फ्रॉम कस्टमर रखें। तो शुरू शुरू की क्लासें हैं इसलिए मैं इसका वही नाम रखता हूं जो आप लोगों ने बचपन में सीखा हुआ है। ये नाम भी एक्सेप्टेबल है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इट इज अ लायबिलिटी टू डिलीवर सर्विस। इसको रेवेन्यू में क्यों नहीं लेके गए एकदम? मोबाइल तो शॉपर में डाल के किसी को दे सकते हैं, लेकिन सर्विसेज तो आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करनी है ना। तो स्टेप 5 क्या है? रिकॉर्ड द रेवेन्यू। रिकॉर्ड द एज एंड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। So as far as mobile is concerned, I have satisfied the performance obligation and he holds the mobile. The control is transferred. But as far as the services are concerned, these are yet not provided. These will be provided over time or at a point in time. So the services will be recorded over time. जैसे जैसे हम कंट्रोल ट्रांसफर करते रहेंगे। अब बेहतर है कि 2 ऑप्शंस हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 जनरल एंट्रीज कर लें और हर महीने के एंड पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। लेकिन हम ऐसा नहीं किया करेंगे, हम ईयर एंड पे रेवेन्यू एक ही दफा रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। अब मुझे बताएं कि कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं? 10366 कितने अरसे का रेवेन्यू है? 12 महीने का, क्योंकि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें से कितने महीने सर्विस दे दी? फिंगर थंब अप्रोच, कितने महीने सर्विस दे दी? तो इस ये मतलब होता है हमने रेवेन्यू बना के रख लिया, रिकॉर्ड नहीं करना। रिकॉर्ड तो सवाल बताएगा कब करना है। तो ये रेवेन्यू बना के रख लेते हैं हम। ये कैलकुलेशन होती है 1 अगस्त को ही, 1 अगस्त को कैलकुलेशन होती है, लेकिन ये रेवेन्यू बना लिया है। रिकॉर्ड कब करना है? एंट्री बता दें हम। एडवांस डेबिट रेवेन्यू सर्विसेज 4319। चलें जी, P&L बैलेंस शीट बना दें।
सर्विस रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम, ओवर द टाइम। बता दें जी हमारी एंटिटी को खुशी कब कब हुई? एक ये रेवेन्यू, ये सर्विस। रेवेन्यू मोबाइल, बैलेंस शीट में पता नहीं क्या जाएगा, जरा देख लीजिएगा खुद। जी बताएं, रेवेन्यू मोबाइल 4319। बैलेंस शीट में क्या शो करूं, नॉन करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में एडवांस टू सप्लायर या एडवांस फ्रॉम कस्टमर? हमने सरासित से पैसे लिए, हम यूफोन है। कितने पे क्रिएट हुआ था, कितने से रिवर्स हुआ, कैरी डाउन 6047। लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस। हाँ सर्विसेज का उनका अलग अलग शो कर दें P&L में, बेहतर है। चलें जी 5 मिनट दे रहा हूं, अगला सवाल कर दें। हाँ जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा तो था ना कि उसको सर्विस देना, आगे वो अवेल ना करे उसकी मर्जी है। आप जिम की साल की सब्सक्रिप्शन करा लो, अगर आप जिम ना भी जाओ तो फिर जाके बीच में कैंसिल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। स्क्रीन से देख ले सवाल। हम एक गाड़ी बेच रहे हैं और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने अरसे का? 1 साल का। हथौड़ी है, पेचकस है और रेंच। यार तेरी तो दुकान है, मुझे लगता है इन चीजों की। रेंच है भाई कह रहे हैं, पहले वाले ने क्या पकड़ा है? पेचकस। अच्छा अच्छा, और आखिरी वाले ने? चाबी है। चाबी है, ये तो काम करते नहीं है। छोटे चाबी बड़ा भाई जी, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता भाई। बेल बजा के कौन कौन भागा हुआ है बचपन में? माशाल्लाह सारे। कितनी मुश्किल से कोई अंदर से उठ के आता होगा सर्दी में, रजाई में घुसा हुआ कि कोई आया है गरम अंडे लेके। अपने बच्चों को ना बताइएगा अपनी हरकतें। तेरा बाप बचपन में घंटियां बजाता था, तेरा बाप भाग जाता था, अगर बॉल चली जाती थी 7 वाले के घर में, बाप छलांग मार देता था तेरा बाप। ओके
रुपीज इन थाउजेंड में करें या मिलियन में? मिलियन में, ठीक। हाइब्रिड सेकंड रो, क्या खा रहे हो भाई, मजे के? ये क्या तरीका होता है? अच्छा जी, साल चेंज हो गया है, अभी लोडिंग हो रही है। ऑन जकम नवंबर 2022, साथ साथ माफी मांगते रहा करें, साल के एंड का वेट ना किया करें, पता नहीं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है हमारी। ऑन जकम नवंबर 2022 कर ली एंट्रीज, चलें। ऑन जकम नवंबर 22 होंडा सोल्ड अ कार टू इट्स कस्टमर फॉर 5 मिलियन। 5 मिलियन का नाम बताएं। ट्रांजैक्शन प्राइस विद 1 ईयर मेंटेनेंस सर्विस। अच्छा, इसमें आने वाले दिनों में ना 24 महीने का भी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रेवेन्यू 24 महीने का बना लिया करेंगे। बनाना होता है रेवेन्यू सारी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ का, ये 1 साल से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेंटेनेंस का तो 36 से मल्टीप्लाई करके, मेरे ख्याल से तो ये पर मंथ दिया भी नहीं हुआ, शायद ये एनुअली दिया हुआ है। पेमेंट वाज मेड ऑन जकम नवंबर अपॉन डिलीवरी। Honda normally sells cars and annual maintenance separately for 4.8 and 0.7. Identify the contract with customer. Number 2, identify नहीं, determine नहीं, identify शायद लिखा हुआ है। Identify the separate performance obligations. कार और मेंटेनेंस सर्विस। स्टेप 3 नहीं, आइडेंटिफाई नहीं, ये तो फिगर है ना, रुपीज में है तो डिटरमिन का लफ्ज होगा। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर द फुल कॉन्ट्रैक्ट लाइफ। ट्रांजैक्शन प्राइस। एलोकेट द सबर, ये डेटा सवाल में गिवन हुआ करेगा। भाई चुप करा, पीआरसी दे बच्चों, चुप करा जी। 5 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 4.8, ओके। जी, यकम इसी पानी छोड़े, एडवांस वर्जन है ना, ठंडा पानी भी छोड़ता है और साथ वो भी करता है। पास्ट पेपर भी साथ ही कर लें इसका। क्वेश्चन 5 कर दें जल्दी से ताकि ये कॉन्सेप्ट आज के लिए खत्म हो जाए बस। सनीचर क्या होता है? किहड़े पिंडों आए हो भाईजान तुसी? उत्तर प्रदेश से तो नहीं आए? पेज 209। क्वेश्चन 4 का बी। अच्छा, आप लोग जरा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें तो आपको कहा, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि सवाल किस तरह चलेगा। पेज 209। छोटे छोटे सवाल हुआ करेंगे पास पेपर के, वो साथ साथ करते रहेंगे।
अगली दफा वालों को मेरा प्लान है IFRS 9 का पास पेपर का एक सवाल कराऊंगा जिसमें इंपेयरमेंट होगी। आप लोगों को आनी है ना, तो अगली दफा वालों को बताऊंगा कि पहली दफा इंपेयरमेंट का ये सवाल आया था पास पेपर का, इसको जरा करें। आपको तो मैं नहीं बता सकता ना, या आप में कोई बुजुर्ग है तो बता दे कौन सा सवाल आने। चलें, इतनी इंपेयरमेंट का नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ऊपर वाला डाटा आ जाएगा, नीचे 2-3 लाइनें तो इंपेयरमेंट की डालेगा। मेरे ख्याल से स्टेज 3 तक लेके जाएगा वो, स्टेज 3 तक लेके जाएगा ताकि इंटरेस्ट इनकम नेट करके निकालें आप, ऐसे नहीं छोड़ेगा वो इस दफा। अच्छा, इसमें हिंट सुन लें, एक यूनिट के लिए वर्किंग 1 कीजिएगा, जनरल एंट्रीज करते हुए उसको 20 यूनिट से मल्टीप्लाई, कितने यूनिट्स बेचे हैं, 20 बेचे हैं ना, तो फिलहाल एक यूनिट की वर्किंग 1 कीजिएगा, जनरल एंट्रीज करते हुए 20 यूनिट्स पे कन्वर्ट कर देंगे। जल्दी कर लें वर्किंग 1। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? दो लिखें दोनों। हो गया जी, चलिए एलोकेशन कर लें, एंट्रीज में करा देता हूँ। ये डब्बा रख दो उल्टा करके। एक दो टिश्यू पेपर भी इसके ऊपर रख दो। अच्छा, आवाज आने लगी है, छोड़ो रहने दो, बंद कर दें एसी। एसी वाले हेलमेट बनाने हैं भाई हमने जी। इसमें अब मैं बता देता हूँ, जिस मर्जी तरीके से आप चलें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, जैसे भी देख लें। एसी स्पिल्ड इट्स कंटेंट्स। अच्छा, ऑन 1 अक्टूबर 2017, on 1 October 2017, Galaxy entered into a contract with a bank for supplying 20 smartphones, जो साढ़े ते फारक ने ना इन्होंने स्मार्ट ने, smartphones to bank staff with unlimited use of mobile network for 1 year। जिंदगियां बर्बाद करो, मोबाइल अनलिमिटेड इस्तेमाल करो, जुल्म है ये। The contract price per smartphone is 3-4। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब होता है डील में जो एग्री हुआ है, ट्रांजैक्शन प्राइस। एंड द प्राइस इज पेबल इन फुल विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 10 days फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को प्राइस पे हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। पैसे कब आने हैं? एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फोन्स विल नॉट बी रिटर्न टू जीटी, मतलब कि हमेशा के लिए आपके हो गए, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। The entire amount received was credited by GT to advance from। पूरी अमाउंट अकाउंटेंट ने गलती से डाल दी है एडवांस फ्रॉम कस्टमर में।
इसको अभी छोड़े ना, अभी तो ओरिजिनल एंट्रीज कर लें पहले। ये तो गलती है क्योंकि सवाल ने पूछी हुई थी एडजस्टिंग एंट्री। स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन 1 नवंबर, और अगर अकेले अकेले बेचे जाते तो स्मार्टफोन 18,000 का था और मंथली पैकेज मोबाइल नेटवर्क का 1800 का था। ये क्या खुल गया है? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा मोहतरम, बताएं जी क्या क्या बेचे? स्मार्टफोन्स और नेटवर्क सर्विस। जी कितनी है? ये एक मोबाइल की है। ठीक है जी, ये डेटा सवाल में गिवन हुआ करेगा। अगर आपसे नहीं निकला तो आपका नहीं, मेरा बोले हैं। अगर आपसे नहीं निकला तो मेरा मसला है। जी बोले। 3666। अच्छा जी, ओरिजिनल एंट्रीज 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर कितने से? हाँ मल्टीप्लाई कर 20 अरब जी। चलो रुपीज इन 1000 में करवा दो। 69 नहीं, रुपीज इन 1000 में। चलो टोटल करा दो। 3,000,000। अच्छा अक्सान, मुझे ये बताओ कि मैंने इस एंट्री में रेवेन्यू क्यों नहीं रिकॉर्ड किया मोबाइल्स का? मोबाइल्स का रेवेन्यू मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। ये थोड़ा सा ना पिछले सवालों से डिफरेंट है, हल्का सा। इसमें हम पैसे काफी जल्दी पकड़े हैं। पैसे हम पकड़े हैं 10 अक्टूबर को और मोबाइल डिलीवर हो रहे हैं। इट फील मोर अप्रोप्रिएट कि 1 नवंबर तक वेट करें और मोबाइल का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें? अब इसको कहते हैं स्टेप 5, रिकॉर्ड द रेवेन्यू एज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। अब आप मुझे बता दें कि मैंने क्यों नहीं रेवेन्यू किसी भी चीज का रिकॉर्ड किया? क्योंकि अभी 10 अक्टूबर है और मोबाइल कब ट्रांसफर हुआ है मुझे? तो अब बेहतर है कि वेट करें मोबाइल ट्रांसफर होने का। तो मोबाइल जब ट्रांसफर हो जाए तो अब एंट्री करें। बोले बोले बोले। नहीं नहीं, डेट डेट 1 नवंबर। एडवांस डेबिट रेवेन्यू मोबाइल स्मार्टफोन। ये फिगर कोई बंदा निकलवा दे। रेवेन्यू मोबाइल का बना के कितना रखा हुआ है? बना के यार ये 31 वाले कौन है? कहां? और मुझे नहीं पता रेवेन्यू बना के कितना रखा हुआ है। एक फोन का रेवेन्यू 15,750 है, तो 20 फोनों का रेवेन्यू 31,000,000। अच्छा जी, ये जो सर्विसेज का रेवेन्यू बना के रखा हुआ है, ये कितने मोबाइल्स का रेवेन्यू है? ये भी एक का है और ये 12 महीने का रेवेन्यू बना के रखा हुआ है। ऐसे ही करेंगे ना, ये 12 महीने का। तो ऐसे ना कर दें, अब 2 महीने मोबाइल इस्तेमाल हो गया, मुझे ऐसे ना देखें, 2 महीने इस्तेमाल हो गया ना, तो क्या करें? 18,900 ज़रब 20, ये क्या है? एक्सेलेंट। सारे मोबाइलों का रेवेन्यू 37, बल्कि उनकी सर्विस का रेवेन्यू। ये कितने महीने का रेवेन्यू है 20 मोबाइल्स का? 12 महीनों का।
तो बेहतर है कि इसको डिवाइड कर दें 12 से, 63,000 एंट्री रेवेन्यू सर्विस जी। ये एंट्रीज किसी ने कर ली थी तीनों? गलती बताएं कि करके क्या हुई थी? अच्छा, सवाल गलत पढ़ लिया था। क्या कर सकते हैं? मतलब ये यहां तो पर यूनिट ही निकालिएगा, यहां पर यूनिट ही निकालिएगा जी। आप पूछें। और अच्छा, इसमें आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप शुरू से ही चाहें, वो एक आसान हल है। इसमें आप कैश डेबिट करें पूरा और एडवांस गुड्स का अलग और एडवांस सर्विसेज का अलग, फिर ये वे फिगर आपको रेडीली अवेलेबल हो जाएगी पूरे 20 मोबाइल्स की। तो फिर बाद में इधर खेलना आसान होगा। जैसे मर्जी करें, वो कोई मसला नहीं। दो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन कोई एंट्री नहीं होती माय डियर, कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन कोई एंट्री नहीं होती। ऑन 1 अक्टूबर वी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इस दिन तो बस लिखा, एक सूरत में होगी कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन एंट्री, लेकिन वो हम तब पढ़ेंगे टॉपिक बाद में। तो इधर कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन एंट्री की कोई लॉजिक नहीं बनती, बस 10 तारीख को जब पैसे आएंगे तब एंट्री होगी। जी माय डियर, बेहतर है कि इधर पर यूनिट चला करो, आने वाले दिनों में थोड़े मसले आएंगे, बेहतर है कि इधर पर यूनिट ही कर लिया करो। अभी भी नहीं, ऑब्वियसली सही आएगा, गलत क्यों आएगा? तो मैं नहीं कह रहा गलत आएगा, बिल्कुल सही आएगा, कोई मसला नहीं। इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 20 से इन दोनों को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 20 से। अगर हमने सिंगल आइटम से सारी एंट्रीज कर ली तो फिर नीचे नोट डाल दें या फिर सारा काट के दोबारा करें? क्या मतलब 20 फोन है तो हमने एक ही कर कहते 20 फोन है, एक ही कर दिया, पेपर कोई छीनने वाला है और एंट्रीज भी सिर्फ एक ही की हैं, तो बस उनके साथ मल्टीप्लाई बाय 20 थोड़ा सा काट के लिख देना, फिर आगे कहना फिगर तुम खुद ही निकाल लो बाहर वाली। मतलब ये कि जितना टाइम है फिर उतना ही लड़ सकेंगे ना सवाल से जी। और कौन सवाल पूछ रहा था? अब उसने सवाल में एडजस्टिंग एंट्रीज पूछी हैं। आपके ख्याल से इन तीनों में से कौन सी एंट्री अकाउंटेंट ने की है और फिर उसको नींद आ गई थी? अकाउंटेंट ने द एंटायर अमाउंट इज अपीयरिंग इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, एंटायर अमाउंट एडवांस में डाल दी है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया। तो मेरे ख्याल से अब रॉन्ग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग एंट्री ये है, रॉन्ग तो नहीं होती, पास्ट बाय अकाउंटेंट। तो हमने ये करनी थी, इधर आप लिख लीजिएगा घर जाके, अकाउंटेंट ने ये की। अब रेक्टिफाइंग मैं नहीं करवा रहा, आप ये दो एंट्रीज कराइएगा, यही हमारी रेक्टिफाइंग बन जाएंगी। जो तीनों कर आए तो उसको इनके थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। सारे रहने दो, थोड़ा सा हमारे पास भी कुछ रहने दो। साथ वाले को देख के बताएं कितनी देर पहले ये नहा के आया है, फ्रेश लग रहा होगा ना। 25 दिसंबर को भाई कह रहे हैं, और जी 22 दिसंबर को सुबह सुबह फ्रेश। ऊंची बोलो ना। 18, हाँ 18,900। ये 34,650 का एक मोबाइल बिका है, एक मोबाइल बिका है अलॉन्ग विद सर्विसेज। उसमें हमने सर्विसेज के पैसे इतने लिए हैं, उससे गुड्स के पैसे इतने लिए हैं। ये एक मोबाइल के 1 साल के पैसे हैं जो उससे लिए हैं हमने। ये एक मोबाइल के 1 साल के पैसे हैं। 18,900 को मैंने पकड़ा और कहा 20 महीने, 20 मोबाइल माजरत, 20 मोबाइल के रेवेन्यू कितना है? ये 20 मोबाइल का रेवेन्यू निकला। ये एक मोबाइल का 12 महीने का रेवेन्यू था। ये 20 मोबाइल का 12 महीने का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 2।
अच्छा जी, वो किया मैं सऊदी किंग वाले सवाल जिसमें हम पैसे थोड़े देर से बाद देते थे, और डीकमीशनिंग वाले सवाल भी किए मैं। चलें, अगला कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड में बहुत आसान है। किताब का पेज नंबर 182, वापस आ जाएं, पेज 182। आज हम IFRS 15 में पढ़ने लगे हैं ऐसे डेटर्स जिनको हम फाइनेंस दे रहे हैं, यानी उनको हम ज्यादा अरसा दे रहे हैं पेमेंट के लिए, तो हम इनसे सेल के पैसे भी ले रहे होंगे और साथ साथ इनसे इंटरेस्ट भी। 1 जनवरी को टोयोटा सोल्ड XLI कार टू अ कस्टमर as per the contract transaction price, as per the contract 6 million would be paid after 2 years. Discount rate is 12% per annum which may be used. Prepare journal entries for 2022 and 2023. तो डिलीवरी कब हुई है? 1 जनवरी 22। देखें, ऑन 1 जनवरी वी सोल्ड कार टू कस्टमर, डिलीवरी हुई है 1 जनवरी 22 को। 6 मिलियन कब मिलना है? विल बी पेड आफ्टर 2 years। ठीक है, तो उधर भी इसी तरह करते थे, इसको डिस्काउंट कर लेते थे, इधर भी इसी तरह करेंगे, इसको डिस्काउंट कर लेंगे। मुझे आप बताएं 6000 मुझे कितने साल बाद मिलना है? 2 साल बाद। तो मैं यहां एंट्री ये नहीं करूंगा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 6000, असल में मैं 6000 में उससे लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी ले रहा हूं, इसलिए यहां एंट्री करेंगे लीज की तरह पीवी में, पीवी पे। जैसे जीआरवी यूजीआरवी नहीं अकेली पेमेंट पड़ी होती थी, उसको पीछे ले आते थे और इसके बाद इसकी अनवाइंडिंग करते हुए इसको 6000 पर वापस ले जाएंगे, और आखिरी साल मजदूरों को जो पेमेंट होती थी वो भी होगी, लेकिन वो लायबिलिटी टाइप अकाउंट था और आज एसेट टाइप अकाउंट बनेगा। तो आप मुझे 4 एंट्रीज बता दें। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, अक्सान डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होगी 6000 की पीवी से, फिर डेटर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि 6000 तक पहुंच जाए, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट अनवाइंडिंग, फिर डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट अनवाइंडिंग, और फिर वो 6 पे पहुंच जाएगा कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। ट्राई करते हैं जी, कितने साल बाद डेटर ने पैसे देने हैं? 2 साल। इसको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का नाम क्यों दिया है? क्योंकि 2, 4, 6 महीने में पैसे दे दे तो देयर इज नो फाइनेंसिंग, हम उसे कोई उधार के साथ इंटरेस्ट वगैरह, अभी तो बहुत लेट पेमेंट आ रही है। फॉर्मेट वही हुआ करेगा, डेट, डिस्क्रिप्शन, और इसका नाम रखा करेंगे डेटर। डेटर का टी अकाउंट बन रहा है स्टेटमेंट फॉर्म में। डेट बताएं, सेल कब बुक करेंगे? जब गाड़ी डिलीवर होगी। सेल कब बुक करेंगे? जब गाड़ी डिलीवर होगी। कितने पैसे आएंगे? 6000 रुपए। आप मुझे बताएं तो उसमें से गाड़ी के कितने पैसे मैं रखूंगा? 6000 इंटू 1. तो सेल फ्यूचर वैल्यू पे रिकॉर्ड की या प्रेजेंट वैल्यू पे? बस आगे तो आप खुद ही कर दें, करें जी। इंटरेस्ट इनकम, अच्छा इसमें ना आप ऐसे ही कर लीजिएगा सिंपल, 4783 इंटू, इसमें ये ना कहिएगा मिलने में 1 साल रह गया है और वो कितने सालों बाद मेंटल होना है, इसमें सादा तरीके से ही चलिएगा, सीधा सीधा 574। ये किस दिन इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूं? अब कैश बताएं पहले साल कितना दे दिया डेटर ने?
नहीं दिया, फिर क्लोज कर दें इसको। यहां क्या लफ्ज लिखे? कैरिंग ऑफ डेटर एज ऑन, लेकिन मेरे ख्याल से इसको बैलेंसिंग निकाल लें। 31/12/22। आहिस्ता आहिस्ता डेटर को ग्रो करा के किस पे लेके जा रहे हैं? 6000 पे। प्रेजेंट वैल्यू की मद में उससे कितने पैसे लेने हैं? बाकी उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे बताएं। 31/12 कंपाउंड हो रहा है ना? 643। नहीं, टोटल तो ना करें, अब एक काम करें जो करना चाहिए। एक्सेलेंट। कैश रिसीव 31/12/23, कैश रिसीव्ड, ये ना आपने क्वेश्चन से उठाया करना। कैश कितने साल बाद मिला? 2 साल बाद। एंट्री बताएं। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, तो साइन फिर डेटर क्रेडिट -6000। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, इस साल में कैश आ रहा है तो साथ ही कर दो एंट्री। 31/12/23 को डेटर से कितने पैसे लेने हैं? एंट्रीज कर दें। 1 2 3 4, 4 एंट्रीज करें जल्दी से। कुछ चीजें इतनी आसान होती हैं कि बस बुला के बतानी होती हैं कि ये ऐसे कर देना पेपर में, ये उनमें से है। चीज को ज्यादा भी इजी ना लिया करें, एक दफा घर में जाके हाथ से दोबारा गुजारा करें। जी, डेटर डेबिट, अजीब सी बात है, डेटर पीवी पे बुक हो रहा है 4783। अच्छा, अब डेटर से असल में कितने लेने हैं? इसको अनवाइंड करके थोड़ा बढ़ाएं। 574। बहरहाल टैक्स वाले कहेंगे कि सेल और इंटरेस्ट इनकम को उल्टा के बताओ कितना कैश आया। पहले सादा सहायता करा दिया करो, तो टैक्स बीच में नहीं वाड़ छड़े थे। पहले सादा सहायता कराओ, तो पहले समझ ਲੈਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। कैरिंग अमाउंट टैक्स पे छड़ दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, पहले सादा ਤੇ करा दो। तो अकाउंटिंग वाले P&L में क्या लेके गए हैं? सेल और इंटरेस्ट इनकम, और कैरिंग अमाउंट क्या है? 5357, ये कैरिंग अमाउंट है इसकी, और P&L में लेके गए हैं 4783 और 574। अगले साल 643। टैक्स की क्लास वाले तो बच्चे कह रहे थे हम पिछले साल सोए थे, इस साल उठे हैं आके। आप लोग तो सोते ही 12 बजे के बाद है ना, इसलिए आप लोग तो पिछले साल सोए ही नहीं।
पिछले साल वॉशरूम में, अगले साल बाहर निकले। पिछले साल कंसोलिडेशन का सवाल शुरू किया, अगले साल खत्म किया। स्किप क्या मतलब? मतलब अच्छा लिख दिया करो। On Yakam March 22, we sold car to a customer. As per the contract, 6 million will be paid after 2 years. Discount rate is 12% per. Prepare journal entries for 31/12, 23, 22, 23 and 24. तो चीजें कब डिलीवर की? यकम मार्च 22 को। पैसे कब आने हैं? 28 फरवरी 24। तो 29 फरवरी नहीं, सही कह रहे हो, 29 फरवरी, लीप का साल है, 29 फरवरी 24। तो इसको तो छोड़े, मैंने क्या बनाया हुआ है? आप मुझे बताएं, वो जो डायग्राम बनाई है डेट डिस्क्रिप्शन वाली, उसको आप अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से बनाएंगे या उसको आप डेटर के ईयर एंड के एतबार से बनाएंगे? डेटर के ईयर एंड से। और बाद में उस इंटरेस्ट जो आएगा 574, वो भी आएगा इंटरेस्ट। इसका 10/12 इस साल एंट्री करेंगे, और चलें ट्राई करें, पहले शेड्यूल बना लें। शेड्यूल तो वही बनना है, 6,000 की पेमेंट है। डायग्राम ना देखो, क्वेश्चन नंबर 5। चले मेरे साथ शेड्यूल बनाएं, एंट्रीज खुद कीजिएगा। डेट ऑफ डिलीवरी यकम मार्च 22। डेट ऑफ कंट्रोल ट्रांसफर यकम मार्च 22। यकम मार्च 22 को कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। तो और पैसे कितने सालों बाद आने हैं? 2 सालों बाद। तो पैसों को आज बुला लें, पीवी। उसी तरह वर्किंग करें। डेट डिस्क्रिप्शन डेटर का टी काउंट स्टेटमेंट फॉर्म में। यकम डिलीवरी पे क्या रिकॉर्ड करें? रेवेन्यू। रेवेन्यू रिकॉर्ड तब क्या करेंगे जब कंट्रोल। 2 साल बाद कितने पैसे आने हैं? आज हमारा ईयर एंड देखें या यकम मार्च के बाद ईयर एंड देखें? यकम मार्च के बाद 28 फरवरी नहीं, इसको 10/12 नहीं करना, इधर आप सिंपल रखें क्योंकि साल का गैप है। अट्ठाईस फरवरी 23 कैरिंग अमाउंट 10/12 जनरल एंट्रीज में करेंगे ना। लीज का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए भी साथ साथ 10/12 नहीं करते थे, वो तो जनरल एंट्रीज में करेंगे। हम अपना ईयर एंड देख ही नहीं रहे अभी। ईयर एंड सवाल ने दिया भी हुआ है, हमने देखते ही क्या है। हाँ सॉरी 29 फरवरी 24। मास्टर साहब अब इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा जी मास्टराने। 29 फरवरी 24 ये सादा सा है। 2016 में आए थे, 20 में आए थे, 24 में आए थे, अब 28 में आने हैं। ठीक है, सारे इलाकों के अपने अपने मसले हैं। इंटरेस्ट इनकम
इंटू 12%। कोई बैठा नहीं हुआ 29 फरवरी की जय पैदाइश, वो जय पैदाइश तो नहीं, तारीख पैदाइश, कोई बैठा नहीं हुआ, उसको नाम देंगे हम। आईडी कार्ड चेक कराओ। अच्छा नहीं, 4 साल बाद 1 साल का नहीं होगा। अच्छा 29 फरवरी, ये कहां से उठाया करना है? साथ वाले के क्वेश्चन पेपर से, इस साथ वाले के क्वेश्चन पेपर से उठाया करना है। 6 आंतरियां ट्राई करें। कल कहीं नजर पड़ गई अजीब सी चीज, ये मुर्गियों के पाँव जो है उसका जख्नी बन रही थी, पंजों की, मजे की होती है भाई। ठीक है ठीक है, हमने कभी खाई नहीं, देखी नहीं थी इसलिए। भाई कह रहे हैं ऐसे ऐसे। अच्छा कहते हैं यखनी पीने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा जी करें भाई एंट्रीज। ईयर एंड 31 दिसंबर, पहले तोल लो फिर बोल लो। 31 दिसंबर 22। अच्छा जी यकम जब मार्च 22 को क्या एंट्री होगी? माय ब्रो कहाँ थे इतने दिन? ठीक है, अल्लाह हमें भी तौफीक। अच्छा डेटा डेबिट सीक्रेट, गीबत फ्री गुजरा है ना आपका 2025? अच्छा यकम मार्च 22। अच्छा खामोश, ये 574 व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10। प्यार से बोले ना डेटा डेबिट, डेटर भी बुरा बना जाता है। अगला साल 31 दिसंबर 23। तो ज़ाहिर बात है इस तरह के सवाल के लिए आज आपको होमवर्क मिलेगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जी अब ये कितने महीने का इंटरेस्ट पहले बुक कर लें? करें करें 28 फरवरी को इसकी एंट्री करें। लीज में ना असल में साथ साथ पैसे भी आ रहे होते थे। दिसंबर ईयर एंड होता था, फरवरी होता था तो कैश भी आ रहा होता था लीज में या जा रहा होता था। इधर साथ साथ पैसे नहीं आ रहे, तो डेटर को 2 महीने और ग्रो करा दें। इकतीस दिसंबर 23 तक कोई पेमेंट आई या पेमेंट अगले साल आनी है? अब अक्सान 31 दिसंबर 23 तक का जो इंटरेस्ट है वो इस फिगर से निकलेगा ना। कितना निकलेगा? 640 इंटू 10/12, 31/12/23। डेटा डेबिट 536। जी अक्सान खामोश।
और अब ईयर एंड 643 इंटू 2/12, 28 Feb 24, डेटा डेबिट इंटरेस्ट 29 फरवरी जी 6000। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हैं आप? कौन सी पिक्चर? अब वो रिवाइज कर लें जो FR1 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। IFRS 9 में आए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रहने दे और बस काफ़ी है आज इतना ही। IFRS 9 में आए रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। स्टैंडर्ड का नाम क्या था IFRS 15 का, किसी ने नाम पढ़े? रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहता है? अच्छा, क्या मिस्टेक है? हाँ हाँ ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। पेज नंबर 4, कुछ बिजनेस में होते हैं जो हमारे बिजनेस को के लिए इक्विटी लाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बिजनेस के लिए लोन लाते हैं। सुबह सुबह आते ही हमने सीखा था कि डेटर्स जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर पैसे दे देने हैं उनके लिए सिंपल अप्रोच लगनी है। सिंपल अप्रोच का मतलब होता है इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट दोनों पे लाइफ टाइम ECL, और डेटर विद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट्स जो ये हैं इनकी इंपेयरमेंट नहीं आएगी अपने डाली। डेट ये वाले जो डेटर थे हमारे अभी जो विद सिग्निफिकेंट 2-3 साल बाद, डेटर विद सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट और लीज रिसीवेबल, इन दोनों के लिए दोनों में से जो मर्जी अप्रोच लगा लें। और इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर अमोर्टाइज कॉस्ट या FET OCI है तो इसमें आपने हमेशा जनरल अप्रोच लगानी है, और एक की एंट्री होगी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट लॉस अलाउंस क्रेडिट, और दूसरे की एंट्री होगी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट। अच्छा, पेज नंबर 4। उसके बाद इसकी 2 चीजें पढ़ी हैं, एक तो हमने डिस्काउंट एलोकेट करना सीखा है, और अगर डेटर ने पैसे 2-3 साल बाद देने हैं तो उसकी डिस्काउंटिंग सीखी है। बस सुबह से ये किया है। अच्छा जी, कुछ लोगों ने बिजनेस में लाके पैसा डाला हमेशा के लिए 4 लाख रुपया। कुछ लोगों ने कहा हम भी बिजनेस में पैसा डालना चाहते हैं लेकिन हमें प्रेफरेंस देना डिविडेंड बांटते हुए, और हमें भी पैसा वापस नहीं चाहिए।
तो ये भी इक्विटी के अंदर ही क्लासिफाई होगा। बैंक से लोन लिया 20,000 और कुछ लोगों से शेयर कैपिटल इकट्ठा किया, उन्होंने कहा हमें भी प्रेफरेंस देना डिविडेंड देते हुए, लेकिन हम लोन वापस मांगेंगे। तो पता चला ये फिर शेयर कैपिटल नहीं है, ये धोखा है, रिडीमेबल है, तो फिर ये शेयर कैपिटल नहीं है, इसको हमने उठा के लायबिलिटीज में डाल दिया। तो हमने ओनर्स से पैसा लिया 4 लाख, कुछ और को ओनर्स बनाया, लेकिन इनको भी हमने पैसा देना है। इनसे हमने 1 लाख रुपए लिए, लेकिन इनको 1 लाख तब कभी वापस करना जब बिजनेस बंद होगा, वो तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होता। इनको भी पैसा वापस करना है, इनको भी पैसा वापस करना है। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें अंडे कहां जाके देंगी? तो इसको जो हम डिविडेंड देंगे ये जाके दिया करेंगे हम उधर रिटेन्ड अर्निंग में, इनको भी डिविडेंड दिया करेंगे रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में जाके, स्टेटमेंट इन इक्विटी में। इसको जो इंटरेस्ट पे करेंगे ये P&L में आएगा, ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट है, और इसके डिविडेंड का नाम डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही रखेंगे, लेकिन ये जाके डिविडेंड देगा P&L के अंदर। ठीक है, तो आप देखें P&L में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में हमें नजर आ रहा है लोन के ऊपर इंटरेस्ट 2,000 रुपया फाइनेंस कॉस्ट में, और 50,000 के ऊपर, सॉरी वो गड़बड़ होगी, 20,000 पे 10% और 50,000 पे 12%। इसका नाम यही रखा करेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, लेकिन डाला करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। अब ये जो पैट होगा ये चला जाया करेगा रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में, जैसे कि कंसोलिडेशन में भी जाता था। इस पैट को हम ले गए यहां, और 4 लाख और 1 लाख का कैपिटल भी नजर आएगा बैलेंस शीट में। प्रेफरेंस देंगे हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बनिस्बत प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो हम डिविडेंड कैलकुलेट करने लगे हैं ऑन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इन्होंने सरमाया डाला था 1 लाख और 14,000 रुपया ये मांगेंगे डिविडेंड। भाई क्यों उठ के जा रहे हो, चलो ठीक है, डिविडेंड मांगेंगे। इन्होंने सरमाया डाला था 4 लाख। इनका इंटरेस्ट या डिविडेंड का रेट मादरत फिक्स नहीं होता, यह डिपेंड करता है हमारा प्रॉफिट कैसा आया है। हमने अनाउंस किया है सिर्फ इनके लिए 13% डिविडेंड, ज्यादा बचेगा तो ज्यादा भी दे देंगे इनको। ये तो सवाल में अदर इंफॉर्मेशन में दिया होगा, ये फिक्स नहीं होता, ये डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्ज कर लें ये इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम होगा इसलिए शायद बांट रहे हो, फाइनल होता तो फिर तो अगले साल देते। तो 4 लाख ज़रब 13%, 52,000। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम शो किया करेंगे नॉन करंट, पिछला सफा। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को शो किया करेंगे हम इक्विटी में। अगर एक चौथी लाइन बना लूं लोन, तो दिस इज लाइक लोन, ये लोन की तरह है, बैंक लोन की तरह। इसका कैपिटल हम शो किया करेंगे कहां पे बोलें, इक्विटी। इनको जो डिविडेंड दिया करेंगे वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, इनको जो डिविडेंड दिया करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। इनका डिविडेंड का रेट होगा फिक्स, इनका डिविडेंड का रेट होगा फिक्स, इनका डिविडेंड का रेट होगा, ये सबर वाले हैं, सबर शुक्र वाले, हो सकता है इनको आसमानों पे जाके डिविडेंड मिले, बहुत ज्यादा भी मिल सकता है। अच्छा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनको डिविडेंड दिया जाता है इररिडीमेबल से पहले। ये देखें कैसे, इनको डिविडेंड दिया जाता है क्योंकि P&L में, तो इनको डिविडेंड दिया जाता है इनसे पहले, इनको इनसे पहले डिविडेंड दिया जाता है।
रिसीव डिविडेंड बिफोर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड ऑर्डिनरी। इनको डिविडेंड दिया जाता है बिफोर, इनको डिविडेंड दिया जाता है इनसे पहले, और इनको डिविडेंड सिर्फ तब दिया जाता है अगर स्पेयर फंड्स अवेलेबल हो, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद फिर इनको डिविडेंड दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब एमसीक्यू कौन सा रह गया था कल? 15 रह गया था मेरे ख्याल से। अब वो पढ़ के मुझे ये एमसीक्यू का जवाब दे दें कि ये कहां जाना है। एमसीक्यू नंबर 14। Iron has 30 million shares in issue। हमने शेयर इशू किए हुए हैं जो रिडीमेबल हैं 5 सालों में। तो फिर ये वाला है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाउ शुड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी बैलेंस शीट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बी प्रेजेंटेड इन, ये तो P&L में जाएगा ना, क्योंकि ये कौन से वाले हैं? रिडीमेबल वाले। तो प्रेफरेंस शेयर इज अ लायबिलिटी इन बैलेंस शीट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इन प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, कल आप लोगों ने एक मेरे से सवाल पूछा था, कौन सा था एमसीक्यू, वो जरा बताएं मुझे। 5। मोहतरम मुझे बताएं कि फाइनेंशियल लायबिलिटी में कौन कौन से मॉडल्स हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एफई। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में होता है रिवीजन, इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और P&L में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां चली जाती है? FVTPL में एक्सपेंस में, और इधर इशू प्राइस में से माइनस होती है। मैं आपको कल ये कह रहा था कि मैंने अगर 1 लाख का लोन लिया और फाइनेंशियल लायबिलिटी में 2 मॉडल है ना, एक है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एक है FVTPL। अच्छा, समरी देख लीजिएगा घर जाके। अच्छा, मैंने लोन लिया 1 लाख, इस पे मैंने 10% इंटरेस्ट पे किया 10,000, फिर इस पे मैंने 10% इंटरेस्ट पे किया 10,000, फिर मैंने 10,000 इंटरेस्ट भी पे किया और मैंने उधार भी वापस लिया। अब देखें, क्योंकि जो फेस वैल्यू है वही इश्यू प्राइस है और वही रिडेम्पशन वैल्यू है, अब मेरा कौन सा रेट किसके बराबर आएगा? कूपन रेट तो 10% है, मैंने आपको बता दिया, वो किसके बराबर आएगा? चेक कर लेते हैं। माइनस मादरत माइनस 10,000 माइनस लोन वापस किया। अच्छा, इज इक्वल टू, गौर से मत देखें, वो 10 ही आना है, ऐसे जैसे खुशखबरी आनी है आपके घर, इतना देखें 10%। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब अगर मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट डालूं 200 रुपया, तो ये P&L में नहीं जाती, डायरेक्ट फौरन P&L में नहीं जाती। इसका देखें करेगी क्या ये। अगर मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट डालता हूं 200 रुपया, लाख का लोन आया, 200 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मैंने इश्यू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, तो रेट एकदम 10.08 पे चला गया। तो ये 3 सालों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होगी। किस नाम से? इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। ये 3 सालों में आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होगी। जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन आ रही थी ना, तो 3 सालों में ये आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होगी। इसलिए
इस एमसीक्यू पे थोड़ी सी हमने डिस्कशन की थी। अगर एक फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सारे होते हैं, इक्विटी भी, डिवेंचर्स भी और इन्वेस्टमेंट, इन चारों। फॉर विच कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनिशियल वैल्यू, उनको इनिशियल वैल्यू से एक्सक्लूड किया जाता है, एंड फॉरन चार्ज टू पी एंड एल, एंड फॉरन चार्ज टू पी एंड एल। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। मेरे ख्याल से ना इसका एक्सक्लूड का मतलब ये था कि इसको उसमें डालो ही ना इंटरेस्ट को, यानी जैसे हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करते हैं, तो एक्सक्लूड का मतलब ये कि इसको इंक्लूड ना करो, ठीक है। अब अगर किसी के जहन में ये रैंडम थॉट आ भी गई ना कि एक्सक्लूड का मतलब है माइनस करना, तो फिर भी ये वाला गलत होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटीज के साथ हम ये नहीं कह सकते कि इनको एक्सक्लूड करो और फौरन पी एंड एल में ले जाओ। फौरन तो पी एंड एल में हम लेके नहीं जा रहे 200 रुपए को। 200 रुपए कैसे रिकॉर्ड हुआ है, पी एंड एल में रिकॉर्ड हुए या इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हुआ है, तो इसलिए फौरन तो पी एंड एल में नहीं जाता। फौरन पी एंड एल में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट जाता है, एफईटीपीएल वाला, बल्कि तीनों मॉडल्स में ही एफईटीपीएल वाला। बाकी सारे इंटरेस्ट तो या कैपिटलाइज होते हैं या लोन की प्राइस में से नेट होते हैं। डन, चलें, कीप ऑन डूइंग द रिवीजन। इधर ही नीचे आ जाएं, ये नीचे बिल्कुल एमसीक्यूज जहां खत्म हो रहे हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं नहीं पढ़ा। ये कॉस्ट वो होती हैं जो ना होती अगर हम डिवेंचर वगैरह, ये लोन वगैरह इशू ना करते, परचेज ना करते। इसमें इंक्लूड क्या चीजें हैं ये भी आपको बताया था, एक्सक्लूड क्या चीजें हैं ये भी आपको बताया था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो चीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट की डेफिनेशन पे ही पूरी नहीं उतर रही वो हमेशा एक्सपेंसिव होगी। अब मुझे बताएं, क्या कभी लीगल फीस, ट्रांसफर टैक्सेस, ये सारी फीस कैपिटलाइज हो सकती हैं? कभी कभी कैपिटलाइज होंगी, कभी कभी एक्सपेंस होंगी, कभी कभी डिडक्ट होंगी फ्रॉम इश्यू प्राइस डिपेंडिंग ऑन द। अब वो कैसे पता चलेगा हमें, तो इस डब्बे को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो एफईटीपीएल वाले में, और इसमें, और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स में कैपिटलाइज्ड, और अमोर्टाइज कॉस्ट में डिडक्टेड फ्रॉम इश्यू प्राइस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मॉडल्स हैं। अच्छा, FR1 में भाई ये क्या बॉयज हाइब्रिड में मजाक है भाई, ये कल से ना दरवाजा पे बाहर से बंद कर दो, ये मर्जी है सबको डिस्टर्ब करके क्लास से उठ के जा रहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें याद रखिएगा मोहतरम, शेयर्स इशू करते हुए भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वो हमने नहीं कभी डिस्कस की। शेयर इशू करते हुए, वो शायद FR1 वाले टीचर ने पढ़ाया हो आपको कि अगर शेयर इशू करते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दें, P&L डेबिट ना करें। ये जरा देखिएगा, इक्विटी शेयर इशू हुए हैं, इफ बैलेंस पड़ा हुआ शेयर प्रीमियम अकाउंट में तो शेयर प्रीमियम डेबिट कैश, और इफ बैलेंस नहीं पड़ा हुआ तो भी P&L में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। ये बताएं कब करेंगे, लिखें इक्विटी इशू हुई है, बल्कि लिखें शेयर कैपिटल इशू हुआ है। इधर बोलें, शेयर बाय किए, डिबेंचर बाय किए, डिबेंचर इशू किए,
शेयर इशू किए। तस्वीर खींच, शेयर इशू किए। होमवर्क का कौन सा क्वेश्चन था? 7 था ना, स्टडी टेक्स्ट वाला। स्टडी टेक्स्ट वाला सवाल है, 7 था ना? नहीं, कल ही था। भाई ये मुश्किल सी अंग्रेजी पढ़ के एक आसान सा फिक्रा ढूंढना है आपने कि स्टेज 1 है या स्टेज 2 है या स्टेज 3 है। ये था बस। किसी ने ट्राई की थी इस सवाल की? चलें, अमीन वो वाला आपकी चीज में सही करवा दूंगा कल। अमीन लिमिटेड इज वन ऑफ मेनी इन्वेस्टर्स इन डिबेंचर्स, पेज 99, कल का होमवर्क। इशूड बाय सादिक लिमिटेड इन पाकिस्तान ऑन परचेज, AL deemed the debenture to have a low credit risk। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स जो है ये सिंपल अप्रोच है या जनरल अप्रोच है? जनरल अप्रोच है। अगली चीज बताएं, इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त रिस्क क्या था? लो। तो 12 मंथ ECL, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू फुलफिल इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी थी जिनके हमने डिवेंचर खरीदे में। ये पता चला कि एडवर्स चेंजेस आ रही हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, इसकी वजह से इन पे डेट्रीमेंटल बुरा इंपैक्ट पड़ेगा लिक्विडिटी पे, ये पैसे लोगों को दे नहीं सकेंगे। ये इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाई हुई हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। इसमें एंट्री होती है इंपेयरमेंट, लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट। ये क्लासिफाई हुई हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। ऑन 31 दिसंबर, तो 2 लाइनें इंपॉर्टेंट थी, ये डीम किया गया होगा एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन 31 दिसंबर को स्टोरी बदल गई है। ऑन 31 दिसंबर ओवर ईयर एंड इट हैज एक्सेस टू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट SL। जिनको मैंने उधार दिया हुआ है उनके बारे में मुझे पता चला है कि उनके बिजनेस की सेल 18% कम हो गई है। पिछले साल जो है वो सेल ज्यादा थी, इस साल उनकी सेल कम हुई है। पिछले साल 1 करोड़ थी, इस साल उनकी सेल सिर्फ 82 लाख हुई है। क्रेडिट रेटिंग हैज नॉट चेंज्ड, हैव अ लो क्रेडिट रिस्क शुरू में था, अभी वो कह रहे क्रेडिट रेटिंग हैज नॉट चेंज्ड येट बट इज अंडर रिव्यू बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अभी तक हमें देखने में शायद लग रहा है उसने एक लाइन लिख तो दी है, क्रेडिट रेटिंग हैज नॉट चेंज्ड येट, स्टेज 1 ही लग रही है देखने में, लेकिन दूसरे लोग ना एजेंसीज चेक करने लगी हैं इसकी क्रेडिट रेटिंग। हमारा ख्याल है वैसे इट हैज एक्सेस टू, हमें लग रहा है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग गिरी नहीं, लेकिन मार्केट में पता चला है लोग इसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करने लग गए हैं, एजेंसीज वाले जिसने इसके डिबेंचर खरीदने हैं, लोग परेशान हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिबेंचर्स की प्राइस स्टैटिक है, लेकिन इसके डिबेंचर की प्राइस मार्केट में फारग हो गई है ड्रामेटिकली, बिल्कुल ऐसे फारग हुई है कि पता ही नहीं। अब दोनों लाइनों में से डिसाइड करना है। इस लाइन से शायद लग रहा है कि अभी तक स्टेज 1 है, लेकिन अगली लाइनें इसके अलावा वाली लाइनें पढ़ें। 18% सेल गिर गई है, एजेंसीज ने क्रेडिट रेटिंग चेक करना शुरू कर दी है, किसी के डिवेंचर्स की प्राइस मार्केट में नहीं गिरी, हमारे डिवेंचर्स की प्राइस मार्केट में गिरी है। अब एक तरफ ये कह रहे हैं नॉट चेंज और दूसरी तरफ हमें डरा रहा है। अब बताएं क्या बेहतर है कि हम येलो वाली लाइन यूज करें या फिर जो है वो ग्रीन वाली लाइनों को पढ़ के थोड़ा कंक्लूजन चेंज करें?
क्रेडिट इम्पेयर नहीं हुआ, ये बात याद रखें। वो तो बड़ा क्लियरली बताएगा कि बैंक करप्ट हो गया है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और बिल्कुल फारग हो गया है, वो तो हल्की फुल्की लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है। तो इसमें आप घर में जरा सोल्यूशन देखिएगा, उसमें लिख के आइएगा। पहले सुन लें। सेल्स आर रिड्यूस्ड बाय 18% ओवर ईयर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर चेकिंग ओवर क्रेडिट रेटिंग एंड अदर्स डिबेंचर्स, सवाल सोशल स्टडीज की, and the Pakistan's other companies debenture price is static, however our price has fallen dramatically, so these things indicate, confirm ना बता के अगर, these things indicate that our credit rating has changed significantly। अब येलो वाली लाइन से आंखें चुरानी पड़ेंगी, क्या करें फिर, ज्यादा जोर इधर लगा रहा है वो। तो therefore if लिखाइएगा, if credit rate is changed significantly, so at year end using the क्या कहते हैं, मैं क्या कहने लगा था, using the general approach, using the, इन पे जनरल अप्रोच लगती है ना, यूजिंग द जनरल अप्रोच, नाउ वी विल कैलकुलेट लाइफ टाइम ईसीएल इंस्टेड ऑफ 12 month ECL. However, we will keep on recording interest income on gross carrying amount using effective rate because it is yet not credit impaired। क्योंकि अभी तक ये क्या नहीं हुआ, बोलें, क्रेडिट इंपेयर नहीं हुआ। हाँ, स्टेज का लफ्ज स्टैंडर्ड में नहीं है, ये अजीब सी बात है। वैसे आईकेएफ ने वैसे लिखा हुआ है अपनी किताब में, स्टेज का लफ्ज स्टैंडर्ड में नहीं है। स्टैंडर्ड में 3 लफ्ज हैं, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग बुरी हो गई है और क्रेडिट इंपेयर हो गया है। लिख दीजिएगा स्टेज, तो दुनिया में चल रहे हैं नाम, स्टेज 1 2 3 हर किताब वाले ने लिखा हुआ है। भाई बी पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, हम जो है वो अब क्या करें, हम बी पार्ट तो नहीं कर सकते। मुझे फिर सिर्फ ये एक चीज बता दें आप लोग जाते जाते, यार एक बात तो सुन लिया करो ना। कितने लोगों को ये टेस्ट में समझ आ गया था कि लाइफ 16 साल लेनी है या 12 साल? कितने लोगों ने इसकी जीपी परसेंटेज निकाल ली थी टेस्ट में? और कितने लोगों ने सीआरई में हमें 45% कैलकुलेट किया था? 45%। ये 2-3 बातें मैं बता रहा हूं, इसी लेक्चर का पार्ट है, उठने तो आप लोग जाएं। टेस्ट में ये 3 बातें मैं आपको सिर्फ बताने लगा, बाकी ये सवाल कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 12 कितने लोगों ने किया था टेस्ट में? जाएं। यही लेक्चर अभी रहते हैं, क्यों? मुझे लिख के भेज देना, कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पॉज कर दो। जी मोहतरम, किसने बेचा? नहीं, सब्सिडरी है। अच्छा, सब्सिडरी है। किसने बेचा? किसको बेचा? पेरेंट को, SL to GL। अच्छा जी। सोल्ड 1700। अच्छा जी। अनसोल्ड हमने सब्सिडरी को ना 1.5 साल पहले शायद खरीदा हुआ है, ऐसा ही है, 2 साल पहले, 2 साल पहले खरीदा हुआ है, तो बस ठीक है, फिर क्या टेंशन है जी। सोल्ड, अनसोल्ड, सेलर प्रॉफिट ऑन आपस की सेल, सेलर ने प्रॉफिट कमाया 450, ये अनसोल्ड तो नहीं है, ये तो सेलर का प्रॉफिट है। जरा कैलकुलेटर पकड़ें, 450 डिवाइडेड बाय 1700 मल्टीप्लाइड बाय 100,
26.47, सॉल्यूशन में हमने 47 लिखा हुआ है, 26.47 ये मार्जिन है। मेरे ख्याल से मार्कअप आप निकालते हैं तो शायद राउंड फिगर आ जाती है। वैसे ही मार्कअप जरा निकालें, 1700 450 का डिफरेंस लें। एक मिनट 1700 और 450 का डिफरेंस लें। 1250 क्या है? कॉस्ट, और 1700 सेल। तो अब 450 को जरा डिवाइड करें 1250 पे, जवाब एग्जैक्ट 36%। ये मार्कअप निकल रहा है, मार्कअप वैसे राउंड निकल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या, मार्जिन निकाला है हमने। ये बताएं कि प्रॉफिट किसकी किताबों में निकालना होता है, सेलर की किताबों में या जिसने आपस की सेल की है या जिसने बाहर को सेल किया है? तो आपस की सेल तो एसएल ने की है। बायर का प्रॉफिट टू थर्ड पार्टी, इससे हमें कोई नहीं है। हमने बेचा पेरेंट को, पेरेंट ने आगे बेच के क्या कमाया, ये तो आउटसाइड वर्ल्ड की फिगर है। तो इस फिगर को ना इधर इग्नोर करना था। अब मेरे स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 340। 340 पड़ा हुआ है 120 100 पे, तो मुझे दे दो 26 पॉइंट, अच्छा सॉरी, ये तो अनसोल्ड है ना, तो अनसोल्ड का प्रॉफिट 340 90। ओके, नेक्स्ट एसोसिएट को कब खरीदा है? अच्छा यार, ये तो एसोसिएट थी ना, सॉरी एसोसिएट थी। एसोसिएट को कब खरीदा था? एसोसिएट को 2 साल पहले खरीदा था। एसोसिएट को बोलना चाहिए था आपको, और सब्सिडरी को 9 महीने पहले। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि 1700 को 9/12 करना था या नहीं, पास पेपर के क्वेश्चन 4 की वजह से? क्यों नहीं करना था? ऑल सेल टुक प्लेस आफ्टर, तो ये पोस्ट एक्विजिशन सेल है या ये सेल जो है वो शुरू से होती आ रही थी दोनों में? ये याद आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था पास पेपर क्वेश्चन 4 में। उसमें इधर लिखा हुआ था इंट्रा ग्रुप सेल फॉर द ईयर, वो बड़ी भयानक लाइन लिखी हुई थी जी। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद था? खत्म होगी बात। अब एसोसिएट का मैं नहीं कर रहा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसका तो उसी तरह आप निकाल लीजिएगा। अब सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से आपने 1700 माइनस कर देना है, और कॉस्ट ऑफ सेल में आपने 90 ऐड कर देना है। अगली बात, अब ये देखने में ये भी एसोसिएट लग रही है, ये भी एसोसिएट लग रही है, क्योंकि 20 से 50 के दरमियान है। लेकिन डिस्पाइट होल्डिंग 45% शेयर, वी कंट्रोल एसएल ड्यू टू एन एग्रीमेंट विद अ बैंक दैट ओन्स 15% शेयर एंड हैज एग्रीड टू वोट इन फेवर ऑफ अस। तो इससे हमने साबित कर दिया था कि ये हमारी अब क्या बन गई है, सब्सिडरी। हम ओन तो कर रहे हैं 45% शेयर, लेकिन वोट कितने डाल सकते हैं? 60%। इस वजह से ये हमारी सब्सिडरी बन रही है। लेकिन ऐसी गलती ना कीजिएगा कि सीआरई को आप वर्किंग 2 में, एसआरई को आप वर्किंग 2 में 60% दे दें, फिर तो बैंक रोएगा। तो वर्किंग 2 में आपने 45% ही देना है, लेकिन स्टिल वी कंट्रोल। दैट्स वाई जो अकाउंटिंग होगी वो नॉर्मल वाली हमारी अकाउंटिंग होगी जो सब्सिडरी के लिए करते हैं। तो किसी ने गलती से वर्किंग 2 में, वर्किंग 2 तो सवाल में करनी नहीं थी, वर्किंग 5 करनी थी, वर्किंग 5 में किसी ने गलती से 60% किया। 60% करने का मतलब ये था कि आप बैंक का हिस्सा भी खुद ले रहे हैं। तो हमारी लीगल ओनरशिप कितनी है? 45, और 15% के एग्रीमेंट की वजह से हमारा कंट्रोल 100% है। जिसपे कंट्रोल हमारा, देखिए ना, 45 प्लस 15, 60% शेयर खरीद के, 60% नहीं माजरत, 45% शेयर खरीद के और 15% दूसरे वाले को मिला के हमारा कंट्रोल कितने परसेंट हो गया? 100%। कंट्रोल 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 100% है, इसलिए उसकी सारी चीजें कंसोलिडेट करते हैं। खत्म। अगली बात, मेरे भाई, ये जो रिमेनिंग लाइफ होती है ना, इसको वर्किंग 1 में नहीं लेके जाना होता। वर्किंग 1 में तो सरप्लस जाता है, रिमेनिंग लाइफ की बुनियाद पे डेप्रिसिएशन जाती है वर्किंग 2 में।
तो ये डेप्रीसिएशन जो है ये प्री चीज नहीं है, ये पोस्ट है। अ बिल्डिंग whose fair value exceeded the carrying value by 240. Easy marks. Asset debit, surplus in working one, credit. At acquisition, the estimated remaining life was 16, but बाद में अंदाजा हुआ कि ये एस्टीमेट रिवाइज होके किस पे चला गया है, 12 पे। इस 12 को आप लोगों ने पढ़ा हुआ था अकाउंटिंग की क्लास में कि साल के शुरू से इफेक्टिव लेंगे, याद आ रहे हैं? ईयर एंड पे भी हो जाता था तो इसको साल के शुरू से इफेक्टिव लेते हैं। अब उसने ये नहीं लिखा हुआ कि 31 दिसंबर से आगे रिमेनिंग 12 है, उसने ये नहीं लिखा 31 दिसंबर से आगे रिमेनिंग 12 है। उसने क्या लिखा हुआ है, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑन एक्विजिशन डेट वाज नॉट, बट इट वाज लेटर ऑन रिवाइज्ड टू 12 एट ईयर एंड। ईयर एंड पे इसको 12 पे रिवाइज कर दिया। ये नहीं लिखा हुआ कि आफ्टर ईयर एंड ये 12 ईयर्स रह गई है। तो अब क्या करना था आपने, बेहतर है कि एक अंदाजा था मेरा 16, लेकिन ईयर एंड पे जब मैं एसेट इस्तेमाल कर चुका हूं तो अब मेरा अंदाजा है 12। तो आपने जिस वक्त डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी थी तो आपने 240 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9/12। मैं ये कह रहा हूं कि किसी तरह इस फिक्रे से खुदा ना खासा ये ना समझ लीजिएगा कि ईयर एंड के बाद 12 साल रह गई है, ये एक्विजिशन डेट पे ही 12 साल रह गई है। कैसे? The remaining useful life on acquisition date was 16, but it was revised to 12 at year end. Year end पे पता चला कि ये लाइफ 12 है। अब ये इफेक्टिव कब से करनी है, आगे से या एक्विजिशन डेट से? जिस तरह इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में होता था कि एस्टीमेट चेंज हो जाए उसको शुरू से इफेक्टिव ले लें। चलें जी, ओवर। और तो कुछ नहीं था इस सवाल में भाई। अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो एनसीआई को प्रोपोर्शनेट हिस्सा कितना देना था? वर्किंग वन में एनसीआई को प्रोपोर्शनेट हिस्सा 55%। एनसीआई को नहीं, एनसीआई को मैं बताता हूं कितना देना है। हमारे पास कितने हैं और अदर्स के पास कितने, अदर्स ओनर के पास? तो वर्किंग वन में एनसीआई का प्रोपोर्शनेट भी 55 था और वर्किंग टू में भी वर्किंग टू में भी सीआरई, माजरत में एसआरई बोल रहा था, माजरत एसआरई बोल रहा था। वर्किंग टू में भी इधर 40 और इधर 55। ओवर।